The stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों 1945 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराया तो पूरी दुनिया न्यूक्लियर बॉम्ब के विनाश को देख के दंग रह गई। किसी ने ये नहीं सोचा था कि सिर्फ कुछ ही मिनटों में एक ही बॉम्ब पूरे शहर को भस्म कर देगा। A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. The temperature at the center of the bomb reached 120 million degrees. 70,000 people are killed. The war ended, but not the dying. और इस विनाश को देख के सारे देश अमेरिका की ताकत से डरने लगे। इन देशों में से एक भारत भी था। दोस्तों 1947 में भारत बस आज़ादी की पहली सांस ले रहा था और हम इतने गरीब और कमज़ोर थे कि 80% से ज़्यादा लोग हमारे देश में गरीब थे और हमारे पास ना खाने के लिए अनाज था ना लड़ने के लिए हथियार। और एक तरफ जहां इंडिया पाकिस्तान भाई भाई एक दूसरे से लड़ रहे थे, दूसरी ओर अमेरिका और सोवियत यूनियन एक ऐसी खतरनाक रेस में लग गए जिससे आज भी पूरी दुनिया को खतरा है। और इस रेस को कहा गया न्यूक्लियर रेस, जहां सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने लग गए। Scientists in the United States and the Soviet Union begin a frantic race to build an even more terrible weapon. A hydrogen bomb, a weapon of virtually unlimited power. और देखते देखते इस रेस में 3 और देश लग गए, चाइना, फ्रांस और यूके। और इस रेस में भारत का दूर दूर तक कोई नाम नहीं था और भारत को एक गरीब और कमजोर देश समझकर सारे देश नजरअंदाज कर देते थे। लोग ये कहते थे कि भारत को आगे सिर्फ एक करिश्मा बढ़ा सकता है। लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया ये देख के हैरान हो गई कि भारत के 3 महान व्यक्तियों ने मिलकर भारत को न्यूक्लियर रेस में इतना आगे बढ़ा दिया कि भारत न्यूक्लियर रेस में चाइना से भी आगे निकल चुका था। ये 3 व्यक्ति थे JRD टाटा, लाल बहादुर शास्त्री और होमी जहांगीर भाभा। It shows the absolute necessity of finding some new source of energy if the light of our civilization is not to be extinguished because we have burnt out our fuel reserves. ये देश हमारा दबने वाला नहीं, तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। और इन्हीं 3 व्यक्तियों की वजह से आज भारत के पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब है और होमी भाभा ने न्यूक्लियर में एक ऐसा करिश्मा देखा जो भारत की तकदीर बदलने वाला था। ये देखिए, ये 1 इंच का जो यूरेनियम का टुकड़ा है, इससे इतनी एनर्जी निकल सकती है कि इसके बराबर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आपको 1 टन कोल लगेगा, 500 से ज्यादा लीटर तेल लगेगा या 17,000 क्यूबिक फीट नेचुरल गैस लगेगा। इसीलिए होमी भाभा को ये लगता था कि न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया की तकदीर बदल सकता है। और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि न्यूक्लियर एनर्जी से पोल्यूशन भी इतना कम होता है कि जहां कोल से 970 टन ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं, ऑयल से 720 टन गैसेस निकलते हैं, सोलर से 50 से ज्यादा टन गैसेस निकलते हैं, विंड से 11 टन गैसेस निकलते हैं, लेकिन न्यूक्लियर से सिर्फ 6 टन ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं। इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी को आज एक बहुत ही कीमती एनर्जी सोर्स माना जाता है। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात यह है कि आज भारत न्यूक्लियर रेस में इतना पीछे रह गया है कि आज जहां फ्रांस अपनी 70% एनर्जी न्यूक्लियर से बनाता है, रशिया 20% बनाता है, पाकिस्तान भी 7% बनाता है, लेकिन हम सिर्फ 3% एनर्जी न्यूक्लियर से बनाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि जब होमी भाभा अपने न्यूक्लियर एनर्जी के राज को भारत के सामने लाने वाले थे, तभी उनका प्लेन क्रैश में निधन हो गया। और ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं था। उनसे सिर्फ 13 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी रशिया में एक अजीब हालत में मौत हो गई। Lal Bahadur Shastri lay in state. Mr. Shastri died in Tashkent, Soviet Central Asia. The man who led India to victory in the 1965 war against Pakistan. Dr. Homi Jahangir Bhabha, father of India's atomic energy program. An untimely death. ये विमान दुर्घटना एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। He dreamt of creating a nuclear bomb for India. तो इंडिया के न्यूक्लियर ड्रीम के 2 सबसे इंपॉर्टेंट लोग सिर्फ 13 दिन के अंदर अंदर मारे गए। और ये इतनी हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि शास्त्री जी का तो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ और होमी भाभा के प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन आज तक अधूरी रह गई है।
तो सवाल यह है कि होमी भाभा और लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसा क्या जानते थे जिसकी वजह से भारत की तकदीर बदल सकती थी? भारत आज न्यूक्लियर रेस में इतना पीछे क्यों रह गया है और आज भारत एक न्यूक्लियर सुपर पावर बनने के लिए क्या कर रहा है? दोस्तों, आपने काफी सारे कोर्सेज देखे होंगे जो कहते हैं कि हम आपको इन्वेस्टमेंट, मनी मैनेजमेंट और पैसा ग्रो करना सिखाएंगे, लेकिन इन कोर्सेज का प्राइस काफी हाई होता है और इनमें कुछ नया सीखने को नहीं मिलता। इसीलिए ज़ेरोधा ने एक जबरदस्त इनिशिएटिव शुरू किया है जिससे वो हर किसी को इंडिया में फ्री फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहते हैं। वार्सिटी लाइफ इंडिया का पहला लर्न बाय डूइंग एक्सपीरियंस है जो आपको अपने वेल्थ को ग्रो करने में मदद करेगा। तो आज ही रजिस्टर करो इस हफ्ते के फ्री क्लास के लिए। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1947 में, जब इंडिया एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। हमें एनर्जी इंडिपेंडेंस की सख्त जरूरत थी ताकि हम हमारे देश को आगे बढ़ा सके। तब हमारे पास दो ही रास्ते थे, या तो हम एनर्जी खुद जनरेट करते या फिर दूसरे देशों से खरीदते। और उस समय एनर्जी खरीदना एक रिस्की काम माना जाता था। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर अभी अभी खत्म हुआ था और पूरी दुनिया ने ये देख लिया कि किस तरह से एक देश एनर्जी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर हम सऊदी अरेबिया से ऑयल खरीदते तो हमें हमेशा ये डर होता कि सऊदी अरेबिया कभी भी ऑयल सप्लाई को बंद करके हमारी इकोनॉमी को चोक कर सकता है। और 1940s में पूरे मिडिल ईस्ट पर ब्रिटिश और अमेरिकन ऑयल कंपनीज का कंट्रोल था। तो इंडियन लीडर्स को हमेशा ये डर था कि वो 200 साल की राज के बाद फिर से किसी ब्रिटिश या अमेरिकन पावर पर निर्भर ना हो। और हम बस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने ही वाले थे कि 1948 और 1965 में हम पाकिस्तान के साथ जंग में फंस गए। लेकिन इसके कुछ साल पहले ही इंडिया के दो महान नायकों ने हाथ मिलाया, होमी जहांगीर भाभा और जहांगीर रतनजी टाटा यानी JRD टाटा। इन दोनों ने इंडिया में एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च की जरूरत को समझा और JRD टाटा की मदद से होमी भाभा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। He made a proposal to the Sir Dorabji Tata Trust, envisioning a new institute, a place where talented scientists would have the scope to realize their potential. JRD's reply was encouraging. If you and or some of your colleagues in the scientific world will put up a concrete proposals backed by a sound case, I think that there is a very good chance that the Sir Dorab Tata Trust will respond. दोनों को ये बात पता थी कि न्यूक्लियर एनर्जी ही इंडिया के लिए सबसे बेहतर रास्ता है, क्योंकि जैसा हमने देखा 1 इंच यूरेनियम पैलेट 500 लीटर्स ऑफ ऑयल और 17,000 क्यूबिक फीट ऑफ गैस के बराबर है। लेकिन जब होमी भाभा अप्रूवल्स और गवर्नमेंट परमिशंस के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब दुनिया पर एक और वर्ल्ड वॉर का खतरा था, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर देश एक के बाद एक न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे। यूएस ने 1945 में कर लिया, सोवियत यूनियन ने 1949 में कर लिया, यूके ने 1952 में कर लिया, फ्रांस ने 1960 में और 1964 तक चाइना के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब था। The first test of the atomic bomb in the New Mexico desert. Startling headlines flood the American press following news of the atom explosion within the borders of the Soviet Union. 1952, Britain began an era of nuclear testing. To Dr. Penny and his team, great credit is due for this mighty British achievement. Deep in the Sahara, France goes forward with the detonation of her first atomic bomb. At 3 p.m. on October the 16th, 1964, China exploded its first atomic bomb. The shattering overture to a new era in man's history. इसीलिए इंडिया को एक न्यूक्लियर स्ट्रेटजी की सख्त जरूरत थी। और यहीं पर दोस्तों होमी भाभा को एक करिश्मा दिखा जो भारत के तकदीर को बदलने वाला था। लेकिन ये जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी आती कहां से है, और इसके लिए आपको थोड़ा सा साइंस समझना होगा। तो चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों ये देखो, ये रहा एक यूरेनियम एटम जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये एक यूरेनियम एटम में 92 प्रोटॉन्स और 143 न्यूट्रॉन्स होते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्टर में ये होता है कि एक छोटा सा न्यूट्रॉन यूरेनियम एटम पर शूट किया जाता है, जिससे वो अनस्टेबल हो जाता है और दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है। और इस एटम के टूटने की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और हम इस एनर्जी का यूज करके पानी गर्म करते हैं, जिससे स्टीम बनती है और ये स्टीम फुल फोर्स में टरबाइन घुमाती है और जब टरबाइन घूमता है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। लेकिन होमी भाभा ये समझ गए थे
कि यूरेनियम रिएक्टर्स के लिए भी हमें यूरेनियम इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि इंडिया के पास सिर्फ दुनिया का 1 से 2% यूरेनियम था। तो हमें एक ऐसी चीज का इस्तेमाल करना था जो इंडिया में आसानी से मिल सके। और पता है उन्होंने क्या किया? होमी भाभा ने ये जान लिया कि एक बहुत ही कीमती फ्यूल सोर्स हमारे बीचेस में, हमारी रेत में छुपा हुआ है। जी हाँ, एक बहुत ही कीमती एनर्जी सोर्स आज भी हमारी रेत में छुपा हुआ है, और इस जादुई मटेरियल का नाम है थोरियम। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं कि थोरियम एक रेडियो एक्टिव मेटल है जो यूरेनियम से भी ज्यादा क्लीन और एनर्जी एफिशिएंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम रिजर्व है। हमारे पास पूरी दुनिया का 25% थोरियम पड़ा हुआ है। तो आप समझ रहे हो, जिस तरह ईरान और यूएई के पास तेल के कुएं हैं, उसी तरह हमारे पास थोरियम के रिजर्व्स हैं जो कि तेल से भी ज्यादा कीमती हैं। इस चार्ट को देखिए, ओडिशा, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला और झारखंड के कोस्टल रीजन्स में लाखों टन मोनजाइट सैंड पाया जाता है जिसमें थोरियम होता है। तो होमी भाभा ये जानते थे कि थोरियम इंडिया के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि किसी और देश ने पहले कभी थोरियम का यूज नहीं किया था, और न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए थोरियम का यूज कैसे करना है इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। और यहीं पर दोस्तों होमी भाभा ने एक 3 स्टेप न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया जिससे थोरियम से न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप किया जा सकता है। और इसके हर स्टेज के लिए हमें अलग अलग तरह की रिएक्टर्स की जरूरत थी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन स्टेजेस के लिए हमें बहुत ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट की जरूरत थी। और अगर ये प्रोग्राम पूरा हो जाता तो इंडिया एक न्यूक्लियर सुपर पावर बन जाता। और होमी भाभा को इतनी जल्दी सफलता मिल गई कि 1956 में इंडिया को अपना पहला लाइट वाटर रिएक्टर मिला जिसका नाम है अप्सरा, और 1961 तक हमने 2 और रिएक्टर्स बना लिए। लेकिन तभी 1962 में इंडिया चाइना वॉर शुरू हो गया, और फिर 1965 में फिर से हम इंडो पाकिस्तान वॉर में फंस गए। On October the 20th, 1962, the first Chinese shells came screaming down, and the war had begun. The Chinese army launched a massive attack on India, both in Ladakh and in the northeast. It was this opportunism that led to the India-Pakistan War of 1965. By April, the armies of India and Pakistan were involved in a full battle. और इंडिया चाइना वॉर के दौरान होमी भाभा को यह समझ आ गया कि जब तक इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होगा तब तक ये सारे देश हम पर हमला करते रहेंगे। तो 4 अक्टूबर 1964 को चाइना के पहले होमी भाभा ने ये डिक्लेयर किया कि भारत 18 महीनों में एटम बॉम्ब बना सकता है। और इसी वक्त दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हुआ और लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के प्रधानमंत्री बने। तो डॉक्टर होमी भाभा ने शास्त्री जी को समझाया कि सर, हमें जल्द से जल्द न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करने होंगे। और हालांकि शास्त्री जी थोड़ा घबराए हुए थे, उन्होंने 1965 में इंडिया के न्यूक्लियर डिफेंस प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया। और जब हम थोरियम प्रोसेसिंग करके अपना खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल करने ही वाले थे, तब 11 जनवरी 1966 को जब शास्त्री जी सोवियत यूनियन में पाकिस्तान के साथ पीस टॉक्स के लिए गए थे, तो पीस ट्रीटी साइन करने के 1 दिन बाद ही उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। और ये मौत इतनी रहस्यमय इसलिए थी क्योंकि एक देश के लीडर की मौत के बाद भी यूएसएसआर में कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया, और इंडिया में भी जो पोस्टमार्टम हुआ वो आज भी अधूरा रह गया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका शरीर नीला पड़ गया था और उनकी पीठ पर कट मार्क्स थे, और इसे देखकर कई लोगों ने पॉइजनिंग का भी शक उठाया। लेकिन आज भी ये बात किसी को नहीं पता कि शास्त्री जी को हुआ क्या था। और जब भारत शास्त्री जी की मौत का गम मना रहा था, तभी 13 दिन बाद 24 जनवरी 1966 को होमी भाभा का स्विट्जरलैंड में एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, फादर ऑफ इंडियाज एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम। होमी भाभा की मौत साजिश थी या हादसा? Untimely death. ये विमान दुर्घटना एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। He dreamt of creating a nuclear bomb for India. और इसी के साथ दोस्तों, इंडिया का जो न्यूक्लियर सुपर पावर बनने का सपना था, एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने का सपना था, वो एक सपना बन के रह गया। और आप जानते हैं होमी भाभा की मौत के बाद क्या हुआ? 1968 में चाइना, यूके, फ्रांस, यूएस और सोवियत यूनियन, इन सारे देशों ने मिलकर अपने न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद सब देशों से एक अग्रीमेंट साइन कराया जिसे कहते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी।
It was 23 years after the US dropped an atomic bomb on Hiroshima, 6 years after the Cuban Missile Crisis. 5 nuclear-armed nations signed a deal in 1968 that brought the world back from the brink of a potentially catastrophic war. The US, Russia, UK, France and China undertook in good faith to give up their nuclear weapons. The rest of the world pledged not to acquire them. इसका मतलब था कि इन 5 देशों के बाद कोई और देश न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता। मतलब चाइना, यूके, यूएस और सोवियत यूनियन के पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो सकती हैं, लेकिन किसी और के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं हो सकती। और ये इतनी बेकार पॉलिसी होने के बावजूद भी 191 कंट्रीज ने इसे साइन कर दिया। सिर्फ 3 देशों ने नहीं किया, वो थे इजराइल, पाकिस्तान और भारत। और अगर आप होमी बाबा की लाइफ और उनकी स्पीचेस को स्टडी करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि होमी बाबा को 3 चीज़ों का डर था। पहला, उन्हें ये डर था कि अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे तो बड़े बड़े देश बिना किसी डर के हम पर हमला करेंगे। दूसरा, उन्हें यह डर था कि अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज नहीं बनाएंगे तो ऑयल बेचने वाले देश हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे। और आखिर में उन्हें यह डर था कि वक्त के साथ इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पता है क्या हुआ? होमी बाबा के ये तीनों डर सच साबित हुए। 1971 में जब पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान पर हमला किया तो वो इंडिया के एयर स्पेस में घुस गए। इसीलिए इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। तब यूएस ने अपनी नेवी बे ऑफ बंगाल में भेज दी और यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन हम पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाले थे। जी हाँ, निक्सन हम पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाले थे और सिर्फ सोवियट्स की वजह से यूएस ने हम पर बॉम्ब नहीं गिराया। तो जैसा कि डॉक्टर होमी बाबा ने सोचा था, क्या बड़े बड़े देशों ने हम पर वार करने की कोशिश की? जी हाँ। और फिर 1973 और 1979 में जब अरब इजरायली वॉर शुरू हुआ तो ऑयल के कंट्रीज ने क्या किया? उन्होंने ऑयल के प्राइसेस को इतना बढ़ा दिया कि 1974 में ऑयल का दाम 4 गुना बढ़ गया और 1979 में फिर से ऑयल के प्राइसेस डबल हो गए। इससे इंडिया में एनर्जी क्राइसिस हुआ, फूड क्राइसिस हुआ और हमारी इकोनॉमी पैरालाइज हो गई। और आज भी हम पहले की तरह ऑयल पर डिपेंडेंट हैं। तो क्या हमारे ऑयल डिपेंडेंस ने हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया? जी हाँ। और आखिर में होमी बाबा को यह भी डर था कि वक्त के साथ साथ इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से न्यूक्लियर टेस्ट करना और भी मुश्किल हो जाएगा। क्या ऐसा हुआ? जी हाँ। जब हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर टेस्ट की अप्रूवल दी तो 1974 में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और ये कोई वेपन्स ग्रेड टेस्ट नहीं था बल्कि एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, इसीलिए इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन इसके बाद पता है क्या हुआ? वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और यूरेनियम दोनों भी देना बंद कर दिया और यूएस और कनाडा के साइंटिस्ट ने हमारे साथ काम करना बंद कर दिया। फिर वाजपेयी जी के नेतृत्व में 1998 में यानी होमी बाबा की मौत के 32 साल बाद इंडिया ने पोखरण टेस्ट के साथ इतिहास रचा। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. 11 मई 1998 भारत के पश्चिमी छोर पर राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। और जब हम अपने साइंस और सिक्योरिटी का जश्न मना रहे थे, यूएस ने पता है क्या किया? यूएस ने हम पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए और हमारी इकोनॉमी को कमजोर करने की कोशिश की। Just last week, India conducted a series of nuclear explosive tests, reminding us that technology is not always a force for good. India's action threatens the stability of Asia and challenges the firm international consensus to stop all nuclear testing. तो क्या बाकी देशों ने हमारी न्यूक्लियर ड्रीम को खत्म करने का प्रयास किया? जी हाँ। और आज होमी बाबा की मौत के 50 साल बाद भी हम एनर्जी की समस्या का हल नहीं ढूंढ पाए हैं और हम अभी भी मिडिल ईस्ट पर निर्भर हैं और आज भी हम न्यूक्लियर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो सवाल यह है कि हम अपने थोरियम रिजर्व्स का क्या कर रहे हैं? दोस्तों, याद है होमी बाबा का 3 स्टेज ब्लूप्रिंट? इन 3 स्टेजेस में हम अभी बस 2 स्टेजेस तक के रिएक्टर्स बना पाए हैं और एक ही देश है जिसने इन तीनों स्टेजेस के लिए रिएक्टर्स बना लिया है और इस देश का नाम है चाइना। जी हाँ, चाइना। तो अब हम क्या करेंगे?
मुझे नहीं पता, लेकिन होमी बाबा की कहानी से हमें 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं। पहला लेसन यह है कि अगर कोई भी देश तेजी से आगे बढ़ने वाला हो तो वेस्ट उसे किसी ना किसी तरह रोकने की कोशिश करेगा, तो हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। दूसरा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का भाई नहीं होता, तो चाहे अमेरिका हो या चाइना, हमें किसी भी देश पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। और तीसरा, इंडिया को होमी सर के विजन के मुताबिक न्यूक्लियर पावर बनना होगा, तो हमें अपनी सरकार पर जोर डालना होगा कि वो इस विजन को साकार करें। क्योंकि जैसा कि एक महान व्यक्ति कहा करते थे, एक देश सिर्फ मैप पर खींची हुई लकीरों से नहीं बनता, बल्कि उसकी एनर्जी, उसकी इकोनॉमी और उसकी डिफेंस की ताकत से बनता है। तो सवाल ये है कि हम अपनी डिफेंस, अपनी इकोनॉमी और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का किस तरह से और कब इस्तेमाल करेंगे। यही सवाल हमें सरकार से पूछते रहना चाहिए, और यही था होमी बाबा और JRD टाटा का सपना। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि अगर भारत को न्यूक्लियर सुपर पावर बनना हो तो भारत सरकार को क्या करना चाहिए। यह है दोस्तों भारत की न्यूक्लियर कहानी। जय हिंद।